डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है और ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी हमें स्रोतों से प्राप्त होती है। इस प्रकार स्रोत इतिहास को जानने का मुख्य आधार हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को निम्न 3 प्रकारों में बांटा गया है। पुरातात्विक स्रोत, जिसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी कहा जाता है। साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी या जिसे लिटरेरी सोर्सेज कहा जाता है। विदेशी यात्रियों के वृतांत, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। अब हम सबसे पहले बात करेंगे पुरातात्विक स्रोतों की। पुरातात्विक स्रोत इतिहास को जानने का प्रमुख साधन है। पुरातात्विक स्रोत वे स्रोत हैं जो हमें पृथ्वी के अंदर से खुदाई से प्राप्त होते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के ज्ञान के लिए पुरातात्विक प्रमाणों से काफ़ी सहायता मिलती है। ये साधन अत्यंत प्रामाणिक हैं तथा इनसे भारतीय इतिहास के अनेक अंध युगों पर प्रकाश पड़ता है। जिन युगों के बारे में हमारे पास साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं है, उन युगों के बारे में जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से ही प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन इस प्रकार है। अभिलेख। प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखों से काफ़ी सहायता मिली है। ये अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं एवं प्रतिमाओं आदि पर खुदे हुए पाए गए हैं। सबसे अधिक संख्या में मौर्य शासक अशोक के अभिलेख पाए गए हैं, जिनसे हमें अशोक के विषय में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त अनेक अन्य राजाओं के अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, मालवा नरेश यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, प्रतिहार शासक भोज का ग्वालियर लेख प्रमुख हैं। सिक्के भी प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण सहायता करते हैं। खुदाई में काफ़ी संख्या में सिक्कों की प्राप्ति हुई है, जिससे हमें प्राचीन भारत के विभिन्न पक्षों पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के भारत के इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से सिक्कों द्वारा ही होता है। कुछ सिक्कों पर तिथियां भी खुदी हुई हैं, जिससे राजाओं के काल निर्धारण में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त सिक्कों से हमें राजाओं की सीमाओं का ज्ञान भी हो जाता है। सिक्कों से हमें राजाओं के व्यक्तिगत गुणों की जानकारी भी प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने की सूचना प्राप्त होती है। भौतिक अवशेष भी प्राचीन इतिहास को जानने में काफ़ी सहायता करते हैं। हमें आदि मानव की जानकारी पत्थरों के अवशेषों से ही होती है। खुदाई से हमें अनेक मूर्तियों की प्राप्ति होती है, जिससे तत्कालीन लोगों के धार्मिक विश्वासों का पता चलता है। स्मारक तथा भवन भी तत्कालीन इतिहास की जानकारी देते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आदि नगरों से प्राप्त भवनों से हमें सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार तक्षशिला, मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगृह, सांची आदि स्थानों से अनेक भवनों की प्राप्ति हुई है, जो हमें प्राचीन इतिहास के विषय में सूचनाएं देते हैं। भूमि अनुदान पत्रों में राजाओं द्वारा मंदिरों, ब्राह्मणों आदि को दिए गए दानों का उल्लेख है। ये अधिकतर 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य के हैं। ये भूमि अनुदान पत्र पूर्व मध्यकालीन भारत को जानने का मुख्य स्रोत हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में साहित्यिक स्रोत भी काफी सहायता करते हैं। साहित्यिक स्रोतों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है, जो हैं धार्मिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य तथा अर्ध ऐतिहासिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है: ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य तथा जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहला स्थान वेदों का है। वेदों की कुल संख्या 4 है, जिसमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है।
ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है तथा इसमें 1028 सूक्त हैं। सामवेद में यज्ञों में गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख है। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल स्रोत कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों की विधियां बताई गई हैं। अथर्ववेद अंतिम वेद है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। वेदों से प्राचीन भारत के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग आदि भी प्राचीन भारत के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। स्मृतियां भी प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत हैं। स्मृतियों में मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति आदि प्रमुख हैं। इनमें मनुस्मृति सबसे प्रमुख है, जिससे शुंग कालीन भारत के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। नारद स्मृति का संबंध गुप्त काल से है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई थी तथा इसमें 24,000 श्लोक हैं। महाभारत के रचनाकार का नाम वेद व्यास है तथा इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। रामायण तथा महाभारत से तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक स्थिति का पता चलता है। प्राचीन भारत की जानकारी प्राप्त करने में पुराण भी हमारी काफी सहायता करते हैं। पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों में अनेक प्राचीन राजाओं तथा राजवंशों का वर्णन किया गया है। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। यह है विनय पिटक, सूत पिटक तथा अभिधम पिटक। इनसे प्राचीन भारत के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्मों की कथाओं का वर्णन है। इनसे बुद्धकालीन सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थितियों का पता चलता है। मिलिंद पन्हों में यूनानी शासक मिनांडर तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य संवाद का वर्णन है। इस ग्रंथ से यूनानी शासक मिनांडर के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्द, 6 छंद सूत्र तथा 4 मूल सूत्र को शामिल किया जाता है। इसमें अंग सबसे अधिक जानकारी देते हैं, जो तत्कालीन समाज की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र में से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। परिशिष्ट पर्वन तथा भद्रबाहु चरित से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की उपलब्धियों का पता चलता है। ऐतिहासिक साहित्य, हिस्टोरिकल लिटरेचर। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया जा सकता है, जिसकी रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ कौटिल्य ने की थी। मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीति के ज्ञान के लिए यह एक प्रमुख ग्रंथ है। इससे चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। हर्षचरित के लेखक बाण भट्ट हैं, जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित से सम्राट हर्षवर्धन के जीवन तथा सफलताओं का पता चलता है। राजतरंगिणी एक अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व की रचना है। इसके रचयिता का नाम कल्हन है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का क्रमानुसार विवरण दिया गया है। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्र बरदाई हैं। इस पुस्तक से चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान के विषय में जानकारी मिलती है। संगम साहित्य पांड्य शासकों के संरक्षण में लिखा गया था। यह तमिल भाषा में है तथा दक्षिण भारत के इतिहास को जानने में काफी सहायता करता है। अर्ध ऐतिहासिक साहित्य, सेमी हिस्टोरिकल लिटरेचर।
अर्ध ऐतिहासिक साहित्य में उपन्यास, काव्य, नाटक आदि को शामिल किया जाता है। इस अर्ध ऐतिहासिक साहित्य से भी प्राचीन भारत के विषय में काफी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इस साहित्य से तत्कालीन शासन व्यवस्था व शासक समाज की सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक व सांस्कृतिक स्थिति का पता चलता है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त द्वारा की गई थी। यह गुप्त काल की रचना है। इससे हमें इस बात का पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार से भारत में मौर्य शासन की स्थापना की। कालिदास की रचनाओं से भी हमें प्राचीन भारत के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। कालिदास प्राचीन भारत के एक प्रमुख कवि थे। इनका समय गुप्त काल माना जाता है। इनकी रचनाओं में ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, मालविका, अग्निमित्र, अभिज्ञान, शाकुंतलम प्रमुख हैं। इन रचनाओं से गुप्तकालीन भारत के सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन की झलक मिलती है। सम्राट हर्ष न केवल एक अच्छे विजेता थे बल्कि एक महान साहित्यकार भी थे। उन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की जिनके नाम हैं नागानंद, प्रियदर्शिका तथा रत्नावली। ये ग्रंथ 7वीं शताब्दी के भारतीय समाज के बारे में हमें बताते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक अन्य ग्रंथों से भी हमें प्राचीन भारत के विषय में पता चलता है। इन ग्रंथों में शूद्रक का मृच्छकटिकम, भारवी का किराता अर्जुनियम, दंडी का दशकुमार चरित, बिल्हन की विक्रमांक देव चरित, वाकपति की गौडवह तथा संध्याकर नंदी की रामचरित भी अपने अपने काल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हमें उपलब्ध कराती हैं। विदेशी यात्रियों के वृतांत। प्राचीन काल में अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की यात्रा की। इन यात्रियों ने अपनी यात्रा का वर्णन अपने ग्रंथों में किया है। इन ग्रंथों से हमें प्राचीन भारत के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनानी यात्रियों की। हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, ने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में भारत का वर्णन किया है। उसके ग्रंथ से भारत के फारस के साथ संबंधों का पता चलता है। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मैगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक से मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। टोलमी की ज्योग्राफी में भारतीय भूगोल तथा वाणिज्य का वर्णन है। प्लिनी ने अपनी पुस्तक में प्राचीन भारत तथा इटली के संबंधों का वर्णन किया है। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में चीनी यात्रियों के विवरण भी विशेष उपयोगी रहे हैं। ये चीनी यात्री बौद्ध धर्म के अनुयायी थे तथा भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा करने तथा बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आए थे। फाहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था तथा उसने अपने वर्णन में भारत का वर्णन किया है। उसके विवरण से गुप्त काल की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक व राजनीतिक दशा के बारे में पता चलता है। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासन काल में भारत की यात्रा की। उसका भारत में आवास 629 ईस्वी से 644 ईस्वी तक है। उसने अपनी रचना सी यूकी में भारत के संदर्भ में लिखा है, जिससे हर्षकालीन भारत के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आया। उसने भी भारत के बारे में लिखा है, जिससे हमें तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में पता चलता है। अरब क्षेत्र से भी अनेक यात्री भारत आए। इनमें सबसे प्रमुख अल ब्रूनी था, जो 11वीं शताब्दी के प्रारंभिक दिनों में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसकी रचना किताबुल हिंद है। इस पुस्तक में लेखक अल ब्रूनी ने भारत से संबंधित सभी पक्षों का वर्णन किया है। यह इतिहास का एक प्रमुख स्रोत है।
अल मसूदी और सुलेमान आदि लेखकों ने भी भारत के बारे में लिखा है, जिनके विवरण उपयोगी हैं। तिब्बती लेखकों में तारानाथ प्रमुख है।